गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रकमन सर एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जब न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब मैं पहले आपको लिख देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जो मैं आपको ज्वाइन करने के लिए कई बार बोलता रहता हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि है क्या क्या, बेसिकली एक ब्रीफ समरी देने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसके अंदर पहला है आपका कि मैं सुबह 6:30 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के उस दिन की, मतलब फ्री पीडीएफ है। तो आप उसको ज्वाइन करके मतलब उसको डाउनलोड करते सकते हैं सुबह। आप बाद में भी देखते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, और आप पहले पढ़ सकते हैं कुछ आर्टिकल्स को, लाइक फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल्स हैं, फर्स्ट पेज के, और कुछ ईटी मार्केट्स वाले सेक्शन है उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आपको अच्छे मिल जाते हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ वीडियो के अंदर। वो आप उसके अंदर पहले से पढ़ के रख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपको वीडियो में तो क्लियर हो ही जाएगा। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपकी ये है कि इसमें क्या होता है कि मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं जो पढ़ रहा होता हूँ फाइनेंस के बारे में वो शेयर करते रहता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा डायग्राम है, इसके अंदर क्या है आपका सेवर्स और स्पेंडर्स के बीच में ये आपका फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, यानी कि आपके जो मार्केट्स हो गए, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ये सब, और आपकी दूसरी चीज़ें जो आपके बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब किस तरह से कनेक्ट करती हैं। ये हल्का सा छोटा सा डायग्राम था यहाँ पर, बट इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है इन डायग्राम से। और ये तो डायग्राम एक चीज़ हो गई। दूसरी बात आपकी जैसे RAL की आज मैंने एक एनुअल रिपोर्ट शो की थी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये रिलायंस की जो है एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे भेजी थी। हालांकि ये किसी और चीज़ के लिए थी। एक पर्सन पूछ रहे थे कि हम डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हमें कंपनी को एनालाइज करना है, कुछ करना है, तो हम डेटा कैसे समझ सकते हैं। तो दो दो सोर्सेज मैंने सॉरी दो सोर्सेज मैंने उनको बताए थे। मेन आपका एक होता है मनी कंट्रोल, वो तो बेस्ट वेबसाइट है ही एनालिसिस वाले पार्ट के लिए। दूसरी बात, जो एनुअल रिपोर्ट होती है कंपनी की, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है गूगल पर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको कोई भी डाउट पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, और बाकी भी डाउट पूछते रहते हैं, जैसे लास्ट में भी चल ही रहा है कुछ ना कुछ, तो ये आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप नीचे जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। अब आज की न्यूज़ से हम स्टार्ट करते हैं। आज है 10 अगस्त। अब फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। UN बॉडी साउंड्स अलार्म बेल्स ओवर क्लाइमेट चेंज। तो आपको ये वाली फोटो देख के और कोड रेड वाला पढ़ के और ये वाला क्लाइमेट चेंज वाली बात पढ़ के समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली कि एक UN की बॉडी होती है आपकी, IPCC ये कोई CA वगैरह वाला नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये बेसिकली UN की एक बॉडी होगी जिसमें मतलब पैनल हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ये एक्सपर्ट्स बैठे हैं इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज को समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टडी करके बताते हैं कि कितना हो रहा है क्लाइमेट चेंज और कितना प्रोस्पेक्टिवली हो सकता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या है, न्यूज़ के अंदर बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपके 2040 तक जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, सॉरी 1.5 नहीं बोलना चाहिए, 1.5 बोलना चाहिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है 2040 तक बढ़ जाएगा, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। मतलब इनका ये स्टडी है। अब यहाँ पे क्या हुआ था आपको, ये तो बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर तो ये कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज कुड राइज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2040। तो मतलब ये आपके रिसेंट ईयर्स के अंदर 15 साल, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल के अंदर जो है आपका 2040 तक जो आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। ये IPCC एक तरह से वार्निंग दे रहा है, क्योंकि सीधी बात आपको पता ही है ग्लोबल टेम्परेचर के राइज होने से क्या क्या डिसबेनिफिट्स होते हैं हमारी इकोलॉजी को, और आपका जो कोरल रीफ्स का सबसे ज़्यादा डिसबेनिफिट रहता है, और आपके जो काफ़ी सारे प्लांट्स और वेजिटेशन है जो हॉट रीजन के अंदर स्पेसिफिकली हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इनकी वजह से। जैसे आप देखेंगे फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर से अल्टीमेटली क्या होता है, एक तो आपकी सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरी बात जो सबसे मेजर नुकसान है वो आपके पोल्यूशन और ट्रीज जो उससे बर्न हो गए, खराब हो गए, और जो वेजिटेशन वहाँ पे खत्म हो गया, एनिमल की लाइफ खत्म हो गई, वो होता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये कहाँ की है, फॉरेस्ट फायर ग्रीस की है यहाँ पर। अब इस तरह से क्या है, आपको एक और स्टडी पता होनी चाहिए इसके अंदर क्या हुआ था 2015 के अंदर। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 2015 के अंदर एक पेरिस अग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर IPCC भी शामिल था। हालांकि वो एक पैनल है तो वो एक अग्रीमेंट के अंदर इतना से नहीं रखता, बट हाँ वो शामिल था उसके अंदर, मतलब उसकी निगरानी के अंदर ही हुआ था ये काम, मतलब बेसिकली। अब यहाँ पे क्या हुआ था उसके अंदर, ये इंटर गवर्नमेंटल, ये आप देखते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। तो काफ़ी सारे देशों की गवर्नमेंट ने जो ये प्लेज ली थी कि वो 2 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल वार्मिंग को कम रखने की कोशिश करेंगे, कि जितना हम मतलब जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो इसके अंदर ही क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करेंगे, कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ जाए आपका। अब पर इन्होंने का एम तो कम से कम ये था कि कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस से तो हम कम कर लें, मानो 1.7 1.8 कर लें तो अच्छा रहता है। बट यहाँ पे इन्होंने ये प्लेज ली थी उस टाइम, ये आपको फिगर पता होनी चाहिए। इसके अंदर इन्होंने बोला था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी वापस से बोल दिया, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये इनका बेसिकली एम था वहाँ पर। तो क्वेश्चन कई बार, मतलब अगर आप कोई एग्जाम वगैरह दे रहे तो आ जाता है कि आपको एम कितना था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। तो इस तरह से कुछ आ सकता है।
अब Amazon टॉप सेलर क्राउडटेल टू सीज ओपीएस। ओपीएस का मतलब होता है ऑपरेशंस। पूरी न्यूज़ के बिना भी आपको जहाँ पे भी ओपीएस कहीं भी दिखे तो वो ऑपरेशंस होता है। ऑपरेशंस अब एज अ टर्म, पूरी टर्म जो इतना बड़ा वर्ड है वो कहीं नहीं चलता है। अप टू सीज ऑपरेशंस फ्रॉम May 2022। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी न्यूज़ देखें तो आपको कुछ कंपनीज जो उसके अंदर मेंशन जरूर होंगी। जैसे आप यहाँ पे तो खैर नहीं था, यहाँ पे तो यूएन की बॉडी थी, तो यूएन की बॉडी भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, जैसे यहाँ पे पीएनबीएचएफ है, तो ये कंपनी आपको पता होनी चाहिए कि क्या करती है। अमेजोन आपको पता है क्लाउडटेल उसके ऊपर क्या है, एक सेलर है। अमेजोन के ऊपर ही एक सेलर है क्लाउडटेल, और ये एक सेलर नहीं है, मतलब एक सेलर है पर बहुत टॉप का सेलर है, यानी कि सबसे वर्ल्ड के उसके अंदर टॉप में आता है, मतलब अमेजोन के सेलर्स के अंदर। अब ये क्या होता है कि क्लाउडटेल जो ओनरशिप, ये सॉरी जो पार्टनरशिप करते हैं, जो मेंबरशिप लेते हैं अमेजोन के ऊपर सेल करने की, वो जो है रिन्यू नहीं करेगा अमेजोन आपके May 2022 से। तो यानी कि May 2022 तक ही आप क्लाउडटेल के जो भी ये सर्विसेज सेल करते हैं अपने अमेजोन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आप ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों का भी रीजन उन्होंने बताया हुआ है। क्लाउडटेल हैज बीन अंडर लेंस फॉर अलेजेड फ्लाउटिंग ऑफ एफडीआई रूल्स। फ्लाउटिंग का मतलब तोड़ना, कि कुछ एफडीआई रूल्स, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी मेजर कंसर्न होता है। क्या होता है हम समझते हैं। तो उन कुछ रूल्स को तोड़ने की वजह से जो है क्लाउडटेल अंडर द लेंस, यानी कि बेसिकली इन्वेस्टिगेशन, या एक वर्ड चलता है स्क्रूटिनी, ये भी आप अगर नोट करें तो आप कर सकते हैं। स्क्रूटिनी बेसिकली एक स्पेसिफिक, या स्क्रूटिनी या फिर आप फॉरेंसिक लिख सकते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, सॉरी फॉरेंसिक, हाँ स्पेलिंग आपको समझ में आ गई होगी, FORENSIS, SIC सॉरी फॉरेंसिक। इसका बेसिकली मीनिंग होता है इन दोनों का ही कि वो आप एक ऐसी रिसर्च या ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें जो सेंटर्ड हो आपके स्कैम्स ढूंढने के अंदर, कि क्या क्या स्कैम हो सकते हैं, क्या क्या जो पोटेंशियल चीज़ें होती हैं जो स्कैम्स में कन्वर्ट हो सकती हैं आगे चलकर, उनको हम ढंग से एनालाइज कर रहे हो, अगर हम स्क्रूटनी कर रहे हैं या फिर हम फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, फॉरेंसिक रिसर्च कर रहे हैं या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस तरह से बेसिकली अंडर द लेंस से ही इनके ऊपर स्कैम बेस्ड जो है रिसर्च इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। अब एफडीआई रूल्स क्या होते हैं, एफडीआई का मतलब हुआ आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सीधी भाषा में बताऊं तो बाहर से जो लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो एफडीआई के राउट से ही करते हैं मेजरली। तो इससे क्या होता है कि बाहर का दो तीन खतरे बनते हैं। खतरा क्या बनता है, एक तो आपका मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, अगर कुछ एफडीआई में गड़बड़ हो जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा केसेस रह सकते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग से के जो भी मतलब अब देखो एफडीआई की वजह से आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मैं एमएल लिख देता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी डिसबेनिफिट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैं आपके, वन ऑफ द इज कि टेररिज्म इससे बढ़ता है। दूसरी बात जो आपकी वुमेन से रिलेटेड बातें होती हैं, आपको पता ही है मैं एक्सप्लेन यहाँ पे क्या बोलूँगा। तो वुमेन वाली बात हो गई आपकी, लेबर वाली, और लेबर के रूप के अंदर जो चिल्ड्रन को से बेचा वगैरह जाता है, जो माइनॉरिटी पीपल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्लेव्स बनाया जाता है, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के डिसबेनिफिट्स हैं जो फिर इन टर्न आपके एफडीआई से ही एसोसिएट हो जाते हैं। तो एफडीआई बहुत ही मेजर कंसर्न रहता है, और ये तो सब मतलब बहुत बुरी बातें हैं। दूसरी बात आपकी ये है कि एफडीआई के अंदर स्कैम का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल रहता है, आप देखेंगे, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑडिट वगैरह एफडीआई से रिलेट होता रहता है। दूसरी बात आपकी जो, अच्छा स्कैम में आपको गवर्नमेंट को लॉस तो हो गई एट द एंड, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, मतलब हर चीज़ के अंदर। मान लो जैसे एसबीआई बैंक इन्वॉल्व है किसी स्कैम के अंदर, मतलब मान लो इंटेंशनली नहीं भी है, किसी भी तरह से कि उसे पता नहीं था फिर भी है वो इन्वॉल्व, तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक तरह से एसबीआई का लॉस मतलब गवर्नमेंट का लॉस, तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट के लॉस के साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक और दिक्कत है, रिलेशन। जी मतलब सॉरी यहाँ पे क्लियर हो गया, हाँ रिलेशन मतलब एफडीआई है तो किसी ना किसी और कंट्री से बंदा इन्वेस्ट करेगा जो इन्वेस्टर है, तो उस कंट्री से हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमें फालतू में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करना पड़ेगा जो हम नहीं चाह रहे थे। हमें बस उस पर्सन की उस स्कैम को रोकने के लिए करने पड़े, और हमें मतलब एज अ इंटर्न हमें उस पूरी कंट्री से हमें रिलेशन में डिग्रेडेशन देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरी बात आपकी ये है कि कैटामैरान जो है वो भी इनकी पार्टनरशिप को रिन्यू नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये क्लाउडटेल वाले जो है सेल करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्लाउडटेल इंडियाज पेरेंट कंपनी इन्फोसिस को फाउंडर एनआरआईएन ओन्ड कैटामैरान वेंचर्स। तो मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि इन्फोसिस के को फाउंडर जो हैं उनकी है कैटामैरान वेंचर्स, जो भी मतलब अमेजोन के साथ साथ वो भी क्लाउडटेल का जो है लाइसेंस विड्रॉ मतलब रिन्यू नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, फिर आपको ये वाली न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर देखिए आपका पीएनबी एचएफ सेबी केस एसआईटी गिव्स स्प्लिट वर्डिक्ट। तो आपको सबसे पहले हेडलाइन के अंदर जो भी टर्म आ रही है वो पता होनी चाहिए। मैंने आपको जो रेड लाइन से लिखा होता है उसका मीनिंग आपको सिग्निफिकेंस बताया था, जैसे यहाँ पे ब्लैक से लिखा है ऊपर और यहाँ पे रेड से लिखा है, तो उसका क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, मैंने आपको कल बताया था। इसका मतलब होता है कि अगर ब्लैक से लिखा है यानी कि ब्लैक से हाईलाइटेड हो रखा है, इसका बेसिकली मीनिंग होता है आपका हेडलाइन, कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये भी बेसिकली हेडलाइन का ही पार्ट है, बट इतनी बड़ी हेडलाइन बनाने का सेंस नहीं बनता, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। इस तरह से बेसिकली इसका मीनिंग होता है।
दूसरी बात, आपका जो रेड से लिखा है वो इंडिकेट करता है कि आपका किस टॉपिक से रिलेटेड ये बात की गई है, किस मान लो इंडस्ट्री है, जैसे कल टेलीकॉम लिखा था यहाँ पर रेड के अंदर, तो टेलीकॉम की बात की गई थी पूरी उसके अंदर, जैसे आप देखिए अगर आपको याद हो तो वीआई और आरकॉम की बात थी वहाँ पर, तो उस तरह से बेसिकली ये इंडिकेट कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका कि ये आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, पर एक बार हम डिटेल के ऊपर चलते हैं। PNB-HF सेबी केस SAT गिव्स स्प्लिट वर्डिक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, PNB-HF मतलब हुआ आपका PNB हाउसिंग फाइनेंस, PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक की हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी। अच्छा, अब नेचुरल सी बात है कि PNB-HF है तो PNB ही ओन करता होगा मेजोरिटी स्टेक। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा केस बताना चाह रहा था, मैंने इसलिए ये PNB वाली बात ड्रॉ करी। अब इसमें केस क्या हुआ था, इसके अंडरलाइन ये जो चीज़ है, पास्ट स्टोरी वाला जो मैं बात बोलता हूँ वो ये है यहाँ पर कि PNB जो है, PNB-HF का स्टेक जो है, कैरलाइल ग्रुप एक US बेस्ड बहुत ही बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है। ये क्या करता है, ये बिजनेस के सॉरी मतलब इसका बेसिकली काम ही ये है कि वो बिजनेस इसके अंदर इन्वेस्ट करता है रिटर्न्स के लिए, कि आप मेरा मान लो मैं अपना बिजनेस खोल देता हूँ, तो उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा और वो बोलेगा कि मेरे को 10% 20% ओनरशिप दे दो, हालांकि मेरे को डेट की तरह आपको पैसा नहीं देना। तो इस तरह से बेसिकली बेचना चाह रहा था कैरलाइल ग्रुप को। और ऐसा नहीं है कैरलाइल ग्रुप की पहली डील थी इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा एक ग्रुप है US का और काफ़ी सारी डील्स इसके अंदर होती रहती है। अब इसके अंदर ये आप समझें ये हुआ था। अब यहाँ पे सेबी ने इंटरफेयर किया कि ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कर सकते, PNB-HF के फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ लगी, कैरलाइल की जो आप कैरलाइल इसके बदले में देना चाह रहा था, PNB को जितनी मनी देना चाह रहा था, जो भी सब देना चाह रहा था, उसके अंदर सेबी को कुछ गड़बड़ लगी। हालांकि वो डिस्क्लोज ढंग से नहीं किया जाता कभी भी, क्योंकि वो कंपनी के इंटरनल मैटर्स हैं यहाँ पर। अब इसकी वजह से SAT मतलब होता है आपका सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये आप मान के चल सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर और ऐसी सिक्योरिटीज वाली डील के अंदर ये टांग अड़ाता ही अड़ाता है। मतलब ये ट्रिब्यूनल है तो कोर्ट्स के साथ साथ कुछ ट्रिब्यूनल्स चलते हैं आपके, जैसे कोर्ट्स के पैरेलल में आपके ट्रिब्यूनल्स हो गए, तो इस तरह से बेसिकली डील करते हैं। अब यहाँ पे गिव्स स्प्लिट वर्डिक्ट, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आगे बढ़ो, अब इसको इसके अंदर और भी इसको एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। सेट इन इट्स इंटरिम ऑर्डर हैड आस्क्ड PNB हाउसिंग टू होल्ड EGM वोटिंग ऑन कैरलाइल बट टू डिस्क्लोज इट्स रिजल्ट्स। कि बेसिकली SAT ये पहले बोल रहा था, ये पहले की स्टेटमेंट है, ये अभी की बात नहीं है, पहले SAT ये बोल रहा था कि जो है आपकी PNB हाउसिंग फाइनेंस को जो है EGM वोटिंग, EGM मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जो वोटिंग होने वाली थी, वोटिंग किस लिए होती है कि हम कैरलाइल ग्रुप को सेल कर दें या नहीं करें, इसलिए वोटिंग होती है आपकी। अब वोटिंग जो है डिले करने की बात की गई थी, जो SAT का नोटिस आया था मतलब PNB हाउसिंग फाइनेंस को, तो उसके अंदर इन्होंने बोला था कि आप जो वोटिंग करने वाले हो उसको अभी के लिए छोड़ दो, मतलब जो इंटरिम ऑर्डर था यानी कि नोटिस में बोल रहा था उसके अंदर इन्होंने बोला था कि होल्ड कर लो इसके ऊपर। और दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि अपने जो रिजल्ट्स हैं, जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्क्लोज मत करो, अभी मत बताओ दुनिया को कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं हुआ है, हम बाद में देख लेंगे। इस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे थे। अब यहाँ पे समझेंगे वोडाफोन ओपन टू सेटलिंग रेट्रो टैक्स राव विद इंडिया। तो यहाँ पे मैं छोटा सा आपको राव का मीनिंग बताता हूँ। राव का मीनिंग वैसे होता है आपका मतलब लिटरल मीनिंग होता है, जैसे एक शिप होती है, तो आपको शिप इधर से उधर लेके जाते हैं तो उसको सेल करते हैं, सेल करने को राव भी करना बोल सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली एक क्या होता है, इसका वर्ड होता है सेल, चप्पू करना बेसिकली होता है इसका इंग्लिश वर्ड, होता है आपका पैडल होता है इसका इंग्लिश वर्ड, मैंने गूगल करके निकाला है अभी। तो इसके अंदर इस तरह से बेसिकली वोडाफोन क्या कहना चाह रहा है वो हम समझते हैं। रो का यहाँ पे कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा है, वो तो मैंने वैसे बता दिया। वोडाफोन ओपन टू सेटलिंग रेट्रो टैक्स राव विद इंडिया। तो जो वोडाफोन आपको पता है कि एक UK का ग्रुप है, आपको सबको पता ही है, वोडाफोन इंडिया में मर्जर हो चुका है कुछ ही टाइम पहले। अब इसके अंदर क्या हुआ है, रेट्रो टैक्स इशू। रेट्रो टैक्स मैंने आपको पहले बताया था जब हमने केरलाइल और एयर इंडिया वाला जो केस था वो डिस्कस किया था, तो पहले हमने वोडाफोन से ही बात शुरू की थी, क्योंकि अब क्या हुआ था, वोडाफोन से हमें जीतने के लिए ही एक लॉ बनाना पड़ा था, उसको लॉ को ही यूज़ करके जो है केयर इन इंडिया वाले ग्रुप ने जो है हमारे ऊपर मतलब बहुत ही एक चाल चल दी, मतलब ये कह सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली अब क्या हो रहा है कि वोडाफोन भी वापस से उठ के आ रहा है, कि हम रेट्रो टैक्स वाला जो इशू था उसको सॉल्व करेंगे और हमें भी अब कंपनसेशन की डिमांड दो, कि जिस तरह से आपने केयर इंडिया को डिमांड की है यहाँ पर, मतलब केयर इंडिया जिस तरह से डिमांड की है उस तरह से हम भी अपनी डिमांड रखना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब राव विद इंडिया का मतलब ये है कि इस तरह से वो आगे इंडिया के साथ करने वाला है, इंडिया के साथ चलने वाला है। अब ये देख सकते हैं, अब ग्रुप है, ये ग्रुप का मतलब काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं इसके अंदर, ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे वोडाफोन इंडिया है, वोडाफोन इंडिया के अंदर वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया के अंदर एक, जैसे एक तो आपका हो गया वोडाफोन आइडिया VI वाला, वोडाफोन आइडिया के अंदर एक VI इंडिया भी एक कंपनी है अलग से, वो इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट लॉ मतलब कंपनी लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड है कंपनी अलग तरीके से, और VI के कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं इससे डिफरेंट हो, क्योंकि वो UK बेस्ड कंपनी है यहाँ पर, और UK और इंडिया के लॉ में सीधी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो उस तरह से अब इसलिए ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया टैक्स के इशू को सेटलमेंट कैसे होगा फ्यूचर के अंदर क्या होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है।
5 लेंडर्स इन रेस फॉर सिटी बैंक्स इंडियाज रिटेल बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली कि सिटी इंडिया का जो बैंक है, मतलब सिटी बैंक है जो बाहर का बैंक है, उसकी इंडिया वाली जो यूनिट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया उसी तरह से इंडिया वाली जो यूनिट, अच्छा ये इंडिया की यूनिट सब बनाते हैं। जैसे अगर आपको ईवाई पता हो तो ईवाई की भी ये जो यहाँ पे तो ईवाई अगर आपको पता हो तो मतलब सब बड़ी बड़ी कंपनी सब कुछ ये बनाते हैं ताकि वो इंडियन लॉ से भी अच्छे से कंप्लाई कर सकें। 5 लेंडर्स इन रेस फॉर सिटी इंडियाज रिटेल बिजनेस। तो सिटी क्या करता है, ये सिटी आपको पता होगा मतलब वैसे बैंक है। अब यहाँ पे क्या हुआ न्यूज़ के अंदर कि इनका जो रिटेल बिजनेस है, रिटेल सेक्टर के अंदर ये एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। रिटेल बिजनेस एक बड़ी कंट्री के अंदर, नई कंट्री के अंदर डील करने के अंदर आपको हेल्प चाहिए होती है, और हेल्प से बढ़कर अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, अब सारा का सारा काम एक जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैंक है, मान लो HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक को सोर्स कर सकते हैं। मैं रेड से लिखता हूँ HDFC बैंक। HDFC बैंक को आपने बोल दिया कि आप मेरा सारा काम कर दो। अब मेरे नाम के मतलब आपको कोई किसी को पता नहीं चलेगा कि HDFC काम कर रहा है, सब कुछ नाम हर जगह HDFC लिखा होगा, सब मतलब सिटी बैंक लिखा होगा, ये सब लिखा होगा, बट जो है काम असल में HDFC के लोग ही HDFC बैंक ही कर रहा होगा। तो इस तरह से बेसिकली अपने रिटेल बिजनेस को किसको देंगे ये, उसके लिए एक पोजीशन उन्होंने खाली निकाली। पोजीशन है यहाँ पर, एक पोजीशन के लिए यहाँ पर 5 लेंडर्स, 5 बैंक्स जो यहाँ पर रेस के अंदर हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं कि वो इसके अंदर आ सके। सब HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, DBS एक्सिस और इंडस इंड। और इंडस लैंड नहीं होता है, मेरे को कुछ टाइम पहले पता चला, इंडस इंड होता है, तो इंडस इंड पढ़ना चाहिए इसको। और दूसरी बात आपकी ये है कि कल हमने न्यूज़ के अंदर एक और देखा था कि जो है आपकी LIC के सॉरी IDBI के स्टेक सेल के लिए कल न्यूज़ के अंदर आया था आपका। IDBI एक बैंक है आपका गवर्नमेंट ओन, तो इसकी स्टेक सेल के लिए भी काफ़ी सारे बैंक जो है आ रहे थे। अच्छा उससे डिफरेंट बैंक है, ये आपके प्राइवेट बैंक आपको दिख रहे होंगे मेजरली, एक्सिस बैंक, आपके HDFC बैंक, मेजर प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस तरह से बेसिकली इसमें अलग था, इसमें आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी थी, जैसे आपके डेलॉइट हो गया, डेलॉइट था कल इस न्यूज़ के अंदर, KPMG था इसके अंदर, और बाकी सारे EY वगैरह भी इसके अंदर रहे थे। तो इस तरह से हमने कल भी एक न्यूज़ इससे रिलेटेड देखी थी, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स हु फोर्क आउट मोर फॉर IPO लोन्स। तो IPO लोन का मतलब क्या हुआ कि IPO के लिए लोन लेना। एक तो ये हो सकता है कि आप IPO के अंदर अपनी जो करंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके या आपके बैंक में पैसे पड़े हैं उससे डालें, और दूसरी बात हो सकती है लोन लेके कि किसी भी फॉर्म के अंदर आप पैसे उधार ले रहे हैं, फिर आप IPO के अंदर डालेंगे, और IPO मान लो अपने फ्यूचर के अंदर सेल कर दिया, कुछ भी कर दिया, तब आप उसे वापस से रीपे कर देंगे। तो इस तरह से बेसिकली IPO लोन्स वर्क करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली उन्होंने HNI का बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया है। HNI का मतलब होता है आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। मैं आपको छोटा सा लिख देता हूँ पहले, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। अच्छा आपको नाम से थोड़ा बहुत पता चल ही रहा होगा, सीधी बात है कि हाई नेटवर्थ जिन लोगों की है वो लोग, यानी कि आपके मुकेश अंबानी हो गए। तो मुकेश अंबानी ऐसा नहीं है कि कुछ लैक्स के अंदर भी बात करेंगे अगर कुछ शेयर्स परचेज करने जा रहे हैं वो, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको बताया था 15,000 के आसपास होती है अगर आप किसी IPO के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मुकेश अंबानी को मतलब नहीं है इससे, वो इससे बात स्टार्ट नहीं करेंगे, वो करोड़ के अंदर बात स्टार्ट करेंगे कि अच्छा ये स्टॉक परचेज करना है तो इतना करोड़ लगा दो इसके आगे। तो मतलब इस तरह से वो बेसिकली वर्क करेंगे। तो HNIs जो होते हैं बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, इसकी लिमिट ये होती है कि वो एक चीज़ सिक्योरिटी के अंदर या कुछ भी के अंदर आपका 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सॉरी। और ये लिमिट क्या चेंज हो सकती है, हाँ ये हो सकती है, पर अभी ये हिसाब से यही लिमिट है, तो मैंने आपको लेटेस्ट लिमिट बता दी है। अब इसके अंदर क्या हुआ आपका HNI का सब्सक्रिप्शन कोटा जो है, आपको एक सब बात समझनी है कि बहुत कम होता है। मतलब एक जो पूरे IPO आपका साइज होता है उसके अंदर से कुछ रिटेल के अंदर बांटते हैं, रिटेल के अंदर से भी कुछ एक अमाउंट ऑफ HNI के लिए निकालते हैं, या कई बार हो सकता है कि वो रिटेल से अलग करके HNI को अलग से दिखा दें। तो रिटेल के मतलब HNI कोटे के अंदर पहली बात तो काफ़ी कम शेयर्स आते हैं, दूसरी बात आपका जो है HNI के अंदर बहुत वेल्दी पीपल बैठे हैं, तो HNI के हर पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम्स पूरे IPO को भी खरीद सकता है। मतलब पूरे IPO को तो नहीं खरीद सकता मतलब लॉ के टर्म्स में, बट पैसे के टर्म्स में पूरे IPO को भी खरीद सकता है। तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इस तरह से आप देखेंगे HNI का सब्सक्रिप्शन का टाइम्स, ये बेसिकली एक्स लिखा है यहाँ पर। एक्स का मतलब है कि कितना टाइम्स जो हमने HNI का पोर्शन निकाला था अपने IPO के अंदर वो सब्सक्राइब हो रहा है। जैसे आप रोलेक्स रिंग्स का IPO देखेंगे तो इनका IPO बहुत वैसे ही बहुत अच्छा रहा, हम आगे बात करेंगे। और 360 टाइम्स जो है इनका सिर्फ HNI का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। जैसे मान लो कि इतना पोर्शन था, 10% पोर्शन जो है आपने रोलेक्स रिंग्स वालों ने निकाल रखा था कि सिर्फ HNI वाले लोग, बड़े लोग ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो है 360 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हालांकि मैंने जो पहले जो लॉजिक बताया इसके पीछे कि इसके भी अंदर काफ़ी कम शेयर्स आते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर बहुत वेल्दी पीपल बैठे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको कंपनी का एनालिसिस करना है, क्योंकि कंपनी क्या होता है अपने आपको अच्छा बताने के लिए यही सब चीज़ें कोट करती है कि हमारा HNI सब्सक्रिप्शन इतना था, हम के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं कि वो, तो इतने आपको उसके अंदर बहकावे के अंदर नहीं आना है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस पर शेयर इनको असल में 8 रुपये का यहाँ पर लॉस ही हुआ है अगर जो HNI वाले कोटा के अंदर थे, क्योंकि उनको जो है काफ़ी
हाई प्राइस के ऊपर अलॉटमेंट मिली है यहाँ पर। लिस्टेड प्राइस इनका 1249 है और इस तरह से कॉस्ट पर शेयर इनको 466 रुपीज़ की पर शेयर पड़ी है और लॉट में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस इन्होंने पर शेयर दिखाया हुआ है 8.57 की परसेंटेज होगा। हाँ, परसेंटेज आपका 8.57% का लॉस हुआ है यहाँ पर। अब इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़ हमने कवर कर ली है। और एक अगर आपने देखा हो, क्लोजली फॉलो किया हो वीडियोस को, तो मैंने बोला था कि आपको जो भी ऐड आता है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या कंपनी है क्या नहीं है। तो LIC की कहाँ पे कंपनी आ रही है इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कंपनी काम करती है, गवर्नमेंट ओन्ड है कंपनी और बहुत ही मतलब बड़ी कंपनी है यहाँ पर। और इसका स्टॉक प्राइस आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखें आपका कैम्प्लास्ट का IPO का आने वाला है, आई गया मतलब आज ओपन हो गया था 10 तारीख को और 10, 11, 12 को जो है यहाँ पर ओपन रहेगा, 12 तारीख को क्लोज हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली एक और IPO आ गया है हमारे सामने। और अगस्त के अंदर मैं आपको एक समरी देना चाह रहा हूँ यहाँ पर 4 से 6 अगस्त को जो है आपके 4 IPO चलने लग रहे थे। साथ ही साथ आपका 9, 10, 11 को जो है आपका नुवोको सीमेंट्स का IPO चलने लग रहा है आपका आज, और शायद हाँ आज और कल चलेगा IPO। और 9, 10, 11 को आपका एक और IPO आ चुका है और एक और IPO आने वाला है आदित्य बिरला वाले जो आपका मतलब EMC आपको नहीं पता होगा तो असेट मैनेजमेंट कंपनी। हम आगे बात करेंगे, एक न्यूज़ आर्टिकल भी आया है उससे रिलेटेड। तो ये भी आपका आने वाला है अगस्त के अंदर ही। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब क्या समझना है आपको, चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी ये याद रखना है कि अगस्त के अंदर 4 से लेकर 10 तारीख तक, लेटेस्ट 10 आपकी ओपनिंग डेट, तो 4 से लेकर 10 तारीख तक यानी कि आपकी 7 डेज के अंदर अंदर जो है 6 IPOs आ चुके हैं। तो ये आपको याद रखनी है फिगर। हमें एक आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो इसके अंदर हम आगे चलते हैं एक बार। पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर लेंगे, मतलब ये वाला पेज ET मार्केट्स। इसके अंदर क्या है आपका NFO का पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम ऊपर चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं। न्यू फंड ऑफर जैसे अपने ये इसको आप उससे एसोसिएट कर रहे होंगे IPO से, क्योंकि IPO के अंदर भी ऑफर आता है वर्ड और वो इससे सिमिलर लगता है क्योंकि 3 लेटर्स का ही वो वर्ड्स है। तो IPO का मतलब बेसिकली होता है कि कंपनी अपने नए शेयर्स को, अपने मतलब शेयर्स को जो है पहली बार इशू कर रही है, नए शेयर्स को मार्केट के अंदर उतार रही है। और साथ ही साथ जो पुराने कोई इन्वेस्टर्स हैं वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर पैसा, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके और उसकी इन्वेस्टमेंट वाली नीड्स जो है फुलफिल हो जाए। अब न्यू फंड ऑफर क्या होता है आपको पहले समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, जैसे ये एक इन्वेस्टर, ये एक इन्वेस्टर, ये इस तरह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरे मान लो इंडिया के अंदर यहाँ पे बैठे हैं इन्वेस्टर्स बहुत सारे। अब इंडिया के अंदर जितने भी इन्वेस्टर बैठे हैं, मान लो सबको तो ये नहीं हो सकता कि सबको नॉलेज हो अच्छे से, सबको स्टॉक मार्केट आता हो, सबको शेयर्स खरीदने भी आते हों, यह सब मान लो 18 प्लस का एक डीमैट अकाउंट लगता है आपको, मतलब बेसिकली पैन कार्ड लगता है, पैन कार्ड से आपका डीमैट अकाउंट बनता है। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको 18 प्लस होना की जरूरत होती है। तो जरूरी नहीं है कि सब 18 प्लस वाले ही जो है ट्रेडिंग करने आए। तो जो मान लो छोटे बच्चे हैं या फिर कुछ भी 17 के आसपास जो लोग हैं, और साथ ही साथ जो आपके वो लोग मैंने आपको पहले बताया था कि जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं म्यूचुअल फंड को का रास्ता चुनते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, इसके अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें, आप सब पैसे जो है इसको दे देते हैं। अभी इनके पास बहुत सारे पैसे हो गए, मान लो कि हर बंदे ने 1 लाख रुपए दिए और इनके पास टोटल आपकी इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ के आसपास है, तो 130 करोड़ इनके पास पैसे हो गए। तो 130 CR को कैसे मैनेज करेंगे, उस तरह से बेसिकली ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि ये आपके जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट करेंगे। मान लो उन्होंने 130 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और 150 करोड़ का रिटर्न कमा लिया, मतलब 150 करोड़ की अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कर ली, तो इनको 20 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर रिटर्न मिल गया। तो ये रिटर्न जो होता है वो इन टर्न वापस से इन लोगों को दे देते हैं, कुछ अपनी कमीशन फीस चार्ज करते हैं और अपनी कुछ जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो कुछ और फीस भी चार्ज कर सकती है जो एक्सपर्टीज के लिए होता है, तो वो चार्ज करती है फीस और बाकी आपको डिडक्ट दे देती है, मतलब पैसे दे देती है। तो न्यू फंड ऑफर ये होता है कि म्यूचुअल फंड अपनी एक नई स्कीम के लिए पहली बार ऑफरिंग निकालता है, उसको न्यू फंड ऑफर बोलते हैं। उसके बाद तो वो चलता ही रहता है। आप मतलब मैंने मान लो खरीद लिया और मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ तो मैं आपको बेच दूंगा, इस तरह से बेसिकली पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, NFO रश। NFO आपको मैंने बता दिया, म्यूचुअल फंड की नई स्कीम्स जब आती हैं वापस से मार्केट के अंदर एज अ फ्रेश इशू, तो फ्रेश इशू जो होता है आपकी म्यूचुअल फंड की नई सिक्योरिटीज का, नए फंड्स का, उसको NFO कहते हैं। NFO रश की वजह से मेक्स जुलाईज इनफ्लोज इन दूसरा कलर, हाँ, इसकी वजह से जो आपका जुलाई के इनफ्लोज यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, मैं आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड इससे कैसे लिंक होता है। इसके जो जुलाई के इनफ्लोज हैं हाईएस्ट हैं पिछले 27 मंथ्स के अंदर। अच्छा, जब भी ऐसा आपको समझ में आ गया हुआ है तो जब भी ऐसा लिखा हो तो उसका बेसिकली आप मान के चल सकते हैं कि इससे पहला वाला जो मंथ होगा, यानी कि अगर पीछे से देखें तो 28th मंथ जो होगा उसके अंदर इससे ज़्यादा ही होंगे, ये आप मान के चल सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता भी नहीं है कि पॉसिबल ही हो, बट आप मान के चल सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे 27 लिखा है, 28 नहीं लिखा, ऐसा कुछ। तो ये हमने कवर कर लिया और यहाँ पे लिखा भी है कि किस किस कंपनी की किस किस प्रपोर्शन के अंदर, यहाँ पे परसेंटेज चेंज बताया हुआ है कि किस किस कंपनी के किस किस प्रपोर्शन के अंदर IPOs यहाँ पर आए हैं, मतलब NFOs यहाँ पर आए हैं।
तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, बैंक्स रिपोर्ट इम्प्रूव्ड एनआईआई, हाँ इन एनआईए एंड लोअर एनपीए प्रोविजनिंग इन क्वार्टर वन। तो एनआईए का मतलब मैंने आपको कई बार बताया हुआ है पहले, नेट इंटरेस्ट इनकम होता है इसका बेसिकली मीनिंग। अच्छा मैं यहाँ पे पॉज क्यों लिया, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कई जगह, तो मैं कई गलती से वो बोलने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर लिया। लोअर एनपीए का मतलब होता है आपका, एनपीए का मतलब होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि एक बैंक के लिए असेट क्या हो सकता है, जैसे मान लो बैंक ने मेरे को लोन दिया तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है, क्योंकि मेरे को वापस रीपे करना है, मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो मेरे लिए एक्सपेंस होता है। तो बैंक के लिए पर मेरे को लोन देना एक असेट है, क्योंकि मैं वापस से उसको रीपे करूंगा तो उनके पैसे आने वाले हैं उनके पास। तो बैंक के लिए आपका लोन हो गया एक असेट, असेट इक्वल्स टू लोन फ्रॉम बैंक साइड। तो जब ऐसे असेट्स परफॉर्म ना करने का मतलब ये है कि लोन रीपे ना हो, आपको वापस से पैसे अपने ना मिले, तो वो आपका एनपीए कन्वर्ट हो जाता है। और बैंक्स को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी फिगर होती है कि आपको देखना पड़ता है कि एनपीए इस बैंक का ज़्यादा है या नहीं, जिसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ या पैसे डालने की सोच रहा हूँ, या आप लोन लेने की सोच रहे हैं, उस कुछ भी आपका कह सकते हैं, क्योंकि एनपीए जिस बैंक का ज़्यादा होगा वो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा परसेंटेज आपको इंटरेस्ट चार्ज करे फ्यूचर के अंदर। तो इस तरह से आप इसको देखना चाहिए। अब क्वार्टर वन के अंदर जो है अब रिपोर्टिंग हुई है, रिपोर्टिंग के अंदर मैं आपको एक बार ब्रेक ले रहा हूँ पहले। रिपोर्टिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक से जो भी कंपनी अगर कुछ रिपोर्ट करती है तो अपनी वो एनुअल रिपोर्ट निकाले। अच्छा एनुअल रिपोर्ट नाम में पता चल रहा है एनुअल है, एनुअल मतलब एक ही बार होने वाला साल में, तो साल में एक ही बार आपकी एनुअल रिपोर्ट बनती है, एक ही बार निकलती है। हालांकि वो साल के बाद निकलती है, जैसे 31 मार्च को आपका साल क्लोज होता है, 31 मार्च यानी कि मैं 3 डाल देता हूँ, 31 को जो आपका क्लोज होता है ईयर, बट आपका जैसे आपके रिलायंस की जो आपकी रिपोर्ट होती है या कि जो अदर कंपनीज की भी एनुअल रिपोर्ट होती है वो बाद में ही आती है। तो अब इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे अब क्या हुआ, रिपोर्टिंग का फिर मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ चीज़ों को रिपोर्ट करना, जैसे आपने प्रॉफिट बता दिया हमें कितना हुआ इस क्वार्टर के अंदर या इस ईयर के अंदर। तो इस तरह से बेसिकली पहले काफ़ी सारी चीज़ें डेटा आपको आ जाता है, इसलिए आता है ताकि जो लोग हैं वो कुछ तो देख के इन्वेस्ट करेंगे ना। अब कुछ लोग तो होते हैं वो अंधाधुन इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस हो गया, फिर बोल रहे हैं कि रिलायंस अच्छा नहीं होता, ये सब मतलब इस तरह से बेसिकली कुछ लोग तो करते हैं। बट जो अच्छे पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स हैं वो आपके पढ़ के ही इन्वेस्ट करते हैं, मतलब समझ के इन्वेस्ट करते हैं कंपनी क्या काम करती है क्या करती है। तो उसके लिए बेसिकली उनको ज़रूरत पड़ती है इस डेटा की, और ऐसी इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ करने के लिए, अपने लाने के लिए अपने पास कंपनी जो है रिपोर्टिंग करते हैं। और इसी रिपोर्टिंग के तहत आपका क्वार्टर वन के अंदर जो रिपोर्टिंग हुई है उसके अंदर ये दो मतलब एनआईए एक तरह से अच्छी बात हो गई, मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं उसमें जाके वापस से, नहीं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको वापस से बता दूंगा कमेंट के अंदर। तो ये आपका एनआईए बढ़ना अच्छी बात होती है बैंक के लिए, सीधी बात है, मार्जिन है, मार्जिन बढ़ता है तो अच्छा होता है। और आपका लोन जो है बैड डेब्ट में कन्वर्ट होना यानी कि एनपीए में कन्वर्ट होना बुरी बात होती है। तो एनपीए कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि हो रही है क्वार्टर वन के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक की एक न्यूज़ थी, शायद नीचे वाले पेज पे होगी सॉरी, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की एक न्यूज़ थी, मैं आपको अभी के लिए आप छोड़ दें। एचडीएफसी बैंक की मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का ऐसा नहीं है, एचडीएफसी बैंक के काफ़ी टाइम से जो है एनपीएस काफ़ी बढ़ने लग रहे हैं, हमने पहले भी न्यूज़ के अंदर ये समझा हुआ है यहाँ पर। अब इसके अंदर देखेंगे आपका इन्वेस्टर्स शुड वेट फॉर क्लैरिटी ऑन कैम्प्लास्ट लोन्स एंड अ बेटर प्राइस। तो हमें क्या हुआ बेसिकली कि जो आपके कैम्प्लास का आईपीओ आने वाला है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको जो है वेट करना चाहिए थोड़ा, ताकि वो अपने मतलब इस टाइम के अंदर वो अपने लोन्स के ऊपर अच्छी डिटेल दे दें कि वो, क्योंकि उनके जो है लोन्स बहुत ज़्यादा हैं और उनका जो प्राइस ऑफर हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है जिन्होंने इस न्यूज़ को लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लग रहा हो, आपको अपना एनालिसिस करके देखें, अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो गलत है। लोन्स जो ये बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, और प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है अभी से ही, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आपको जैसे 430 to 451 प्राइस बैंड इन्होंने लिखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही हो जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। और लोन्स के अंदर यही बात हो गई कि आपका लोन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इनका। तो आप ये बेसिकली क्लैरिटी मांगना चाह रहे हैं कि क्लैरिटी क्या क्या कर रहे हो भाई इतने पैसे का, कहाँ से लोन ला रहे हो इतना, और अगर आप लोन ला रहे हो तो आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे खुद से। जैसे मान लो मैं लोन लेता हूँ तो गवर्नमेंट मतलब जो लोग हैं मेरे से ये तो पूछेंगे कि आप अपना पैसा डाल लेते या अब आप किसी से इक्विटी की फॉर्म में पैसा ले लेते, आप उसको ओनर बना लेते कंपनी का, या आप खुद से अपना पैसा डाल लेते। तो ये तो कोई भी पूछेगा, अगर आप इतना लोन ले रहे हो तो आप अपना खुद का पैसा क्यों नहीं डाल रहे। कहीं ये तो नहीं कि आपको अपने बिजनेस के अंदर ट्रस्ट नहीं है, कहीं ये तो नहीं आपकी कुछ आप स्कैम कर रहे हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आदित्य बिरला एएमसी का जो है सेबी ने नोट दे दिया है आईपीओ लाने के लिए, और कुछ टाइम के अंदर आप इनका आईपीओ देख सकते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब मैं आईपीओ आपको गिनवा रहा था। तो अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ
जैसे यहाँ पे ये वाली न्यूज़ को हम अभी के लिए छोड़ देते हैं एक बार के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, रोलेक्स रिंग्स लिस्ट 39% गेन ओवर आईपीओ। यानी कि कहने की बात ये है कि अगर आपने आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता रोलेक्स रिंग्स के, तो आपको 39% का गेन होता। अभी मैंने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, तो मेरे को भी यहाँ पे गेन हुआ था, मतलब शेयर्स अलॉट हुए थे, फिर गेन हुआ था। तो मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको इस टाइम पर मैंने आपको बताया कि 6 आईपीओ आए थे आपके, और आपके पेटीएम का आईपीओ आप रोज़ सुनते हैं, ये हो गया ये हो गया, पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, आने वाला है, ये सब। तो आपका सबसे बड़ा आईपीओ आपका एलआईसी का भी आने वाला है कुछ टाइम के अंदर, कोल इंडिया का भी आपका, मतलब सॉरी, कोल इंडिया का से भी बड़ा आईपीओ हुआ है, मैं कहना चाहता था। अब आपको इतने आईपीओ अपने आसपास दिख रहे हैं, तो आपको ये सही टाइम है बिल्कुल कि आपको आईपीओ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को सीख लेना चाहिए। और मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ या कुछ मैं कोर्स वोर्स बना रहा हूँ अपना नया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत कंटेंट मिल जाएगा कि आईपीओ को कैसे एनालाइज करें। बहुत बेसिक होता है, कुछ भी एनालाइज करना कॉमन सेंस की बात होती है कि आपको कुछ बेसिक कुछ मेजर्स, कुछ रेशोज लगाने होते हैं, और आपको कॉमन सेंस से देखना होता है कि कंपनी सही है या नहीं। तो आपको अगर आपको डिटेल में नहीं जाना है, मतलब डिटेल के अंदर तो आप पूरे दिन भी बैठ के ही कर सकते हैं, बट अगर आपको एक पार्ट टाइम की तरह आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू करनी है, क्योंकि आपने देखा कि अभी मैं वापस एक बार उसके ऊपर चलता हूँ जो मैंने आपको लिस्ट सी बनवाई थी। हाँ, आपके जो 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 7 दिनों के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके 6 आईपीओ आ गए। तो अगर मान लो आप कुछ ऐसा तरीका निकाल लेते हैं कि आप 10 आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, 10 आईपीओ के अंदर आपको सबको गेन होना बहुत मुश्किल है। मान लो कि आपको सिर्फ 4 के अंदर ही अच्छा गेन हो जाता है, जैसे 39% का बहुत अच्छा रिटर्न होता है। आप जोमेटो को देखेंगे तो जोमेटो आपका 76 पे आपको मिलता, और आपको 125 126 के आसपास तो आराम से आपको प्राइस उसका मिल जाता, यानी कि 130, और मैं आपको बताऊं तो 138 के आसपास भी उसी दिन आपका प्राइस गया था। तो अगर आप 4 आईपीओ के अंदर भी अच्छा गेन निकाल लेते हैं, जो कि बहुत आसान है इस टाइम पे करना, क्योंकि हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, हर आईपीओ ऊपर जाके लिस्ट हो रहा है, तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन के अंदर रहेंगे और आप काफ़ी गेन्स कमा सकते हैं अगर आप कमाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं आपको करना ही करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि करना है तो ये बेस्ट टाइम है। तो करना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा कि आईपीओ को कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ उसके ऊपर करता हूँ, कुछ जुगाड़, तो आपको कुछ दे देता हूँ यहाँ पर कॉन्टेंट। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन जैसे ही करेंगे आपको ये बहुत बड़ा सा एक मैसेज मिल जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड बॉट बेस्ड मैसेज है। वैसे तो ये आपको सारा मैसेज मिल जाएगा, वेलकम टू दिस, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। पिंड में मैसेज में आप जाके जो हमारी एक ग्लॉसरी वाली चीज़ थी वो अभी आप जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी बार पहले बता दिया, तो मैं आपको वापस से नहीं बताऊँगा। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।